नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर, जहां एक बार मैं पवन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, बहुत दिनों के बाद आज हम फिर आपके सामने एक बार रूबरू हुए हैं। जिस श्रृंखला में हम लोग आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, एक खुशखबरी के साथ हम आज आपके सामने पुनः उपस्थित हो रहे हैं कि साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा एसएससी जीडी के लगभग 67,000 पदों पर नौकरी का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके सामने नौकरी को पाने का एक सुनहरा मौका सामने आ गया है। तो इस एसएससी जीडी की मैं यहाँ पर जो आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ साथियों, उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि एसएससी जीडी में एक विषय के रूप में हिंदी भी आती है। 20 प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी ऑप्शनल के रूप में वहाँ पर होते हैं। चाहे तो आप हिंदी का चयन करें और चाहे तो अंग्रेजी का चयन करें। और साथ ही अगर हम बात करें तो हिंदी बहुत लिमिटेड टॉपिक्स के साथ, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं होता है। आप उसका सिलेबस उठाइए तो मुश्किल से 8 से 10 टॉपिक हिंदी के उसमें हैं जो पूछे जाते हैं, और उसमें भी ज़्यादातर टॉपिक जो होते हैं वो वोकैब के संदर्भ में होते हैं। तो ठीक है, हम लोगों की पुलिस की भर्ती परीक्षा में कुछ विलंब हो रहा है। सरकार की प्राथमिकताएं कुछ और हो सकती हैं, परंतु कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य नौकरी पाना है, और उस दिशा में एक जगह से नहीं तो दूसरे जगह से कहीं ना कहीं हमारे सामने अवसर उपलब्ध है। तो यदि हमारे सामने अवसर उपलब्ध है और चीज़ें हमारे अनुरूप ही हैं, तो क्यों ना हम उस दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने इस बेरोजगारी के धब्बे को अपने से दूर कर रोजगार प्राप्त करके समाज की मुख्य धारा में जुड़ने की ओर अग्रसर हों। तो आइए साथियों, अब हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। जो पुलिस भर्ती की परीक्षा थी उसी के साथ साथ एसएससी जीडी के सिलेबस को भी कंटिन्यू कर। देखिए, बहुत ज़्यादा भिन्नताएं नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। मेरा पहला मतलब जो आपसे निवेदन रहता है किसी भी क्लास को प्रारंभ करते समय या पढ़ाते समय, हम हमेशा कहते हैं बेटा कोई भी भर्ती अगर आप भर रहे हो तो उसके सिलेबस को देखो। मैं अपने पुलिस के सभी साथियों से, देखिए, निराशा का भाव आना ये स्वाभाविक है, मानवीय प्रवृत्ति है। हम लोग भी बहुत समय से लगातार इस चीज़ के लिए कहते आ रहे हैं कि भर्ती आनी है, और सूचनाएं भी जिस रूप में प्राप्त होती वो इसी रूप में प्राप्त हो रही थी कि कभी भी नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है, परंतु नहीं होने का कारण हमारी समझ से परे है। ठीक है, लेकिन अगर उसके जैसी हमें कहीं नौकरी प्राप्त हो रही है तो मेरे पुलिस के जो छात्र बहुत समय से इस तैयारी में जुड़े हुए हैं, उनकी तैयारी भी अब मैं मानता हूं कि एक अच्छे स्तर पर पहुंच चुकी होगी, सुदृढ़ हो गए होंगे वो प्रश्नों को लेकर के, प्रश्नों की समझ भी उनमें विकसित हो गई होगी। तो आप एक बार मेरे साथी एसएससी जीडी के सिलेबस को उठाएं। ठीक है, मैथ वहाँ भी आनी है, मैथ यहाँ भी आनी है, रीजनिंग वहाँ भी आनी है, रीजनिंग वहाँ भी आनी है, हिंदी वहाँ भी आनी है, हिंदी यहाँ भी आनी है, जीएस वहाँ भी है और जीएस यहाँ भी है। यही सिलेबस है बेटा, यही सिलेबस है। हाँ, कुछ हमारे जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र होंगे तो वैसे भी वो पुलिस की भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो अंग्रेजी के माध्यम से जा सकते हैं, अंग्रेजी उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के भाई हैं, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के साथी हैं, और विश्वास मानिए हमारे पुराने कई ऐसे छात्र रहे हैं जो पुलिस की तैयारी करते करते एसएससी जीडी में चयनित होकर के और एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपने उन सभी साथियों से कहूँगा बेटा एक बार सिलेबस देखो और हमारे साथ हमारे विश्वास पर आगे बढ़ो। देखिए, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए प्रदेश स्तर पे ना कोई नौकरी लेकर के केंद्रीय स्तर पर नौकरी का विधान किया हो। और साथियों, आप जब भी जानते हैं कि केंद्रीय स्तर की जो नौकरी होती है उसकी जो तनख्वाह होती है, उसका जो वेतन होता है, उसकी जो सुविधाएं होती हैं, उसके जो अलाउंसेस होते हैं वो राज्य स्तर से अधिक ही होते हैं। तो कभी ना कभी अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरे
रास्ते से ईश्वर कहीं ना कहीं दूसरा दरवाजा आपके लिए खोल देता है। हम संभवतः ये मान करके चलते हैं कि एसएससी जीडी आपके लिए वो दूसरा रास्ता ही है, दूसरा दरवाजा ही है, जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, चूंकि बहुत दिन बाद हम मिले थे, ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से हमारे सामने जो भर्ती आई थी उसको लेकर के उसकी जो एक तरीके से स्पष्ट है, उसका जो स्पष्टीकरण है, जो उसके संदर्भ में चीज़ें हैं, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी हैं। तो आइए आज की अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। काफ़ी दिनों बाद हम लोग अपनी चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं, तो कुछ सीमित प्रश्नों के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और प्रयास एक बार फिर से करेंगे कि जो हम लोगों का क्रम था, जिस एक हम लोग व्यवस्था के तहत, ठीक है, जिस पंचुअलिटी के तहत, सततता के तहत हम अपनी तैयारी को कर रहे थे, उसी क्रम को अब हम पुनः एक बार प्रारंभ करेंगे और अब संवाद का कार्यक्रम हम आपके साथ निरंतर जारी रखेंगे। तो आइए अपनी आज की चर्चा के पहले प्रश्न को देखते हैं और देखते हैं हमारी पहली चर्चा का प्रश्न। साथियों, एक बार पुनः हम लोग स्टार्ट करते हैं पैसेज के माध्यम से। बीच में मैंने अपनी अंतिम कक्षाओं में मुझे याद है कि मैंने पैट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पैसेज को लगातार आप लोगों को अभ्यास कराया था, और पैट की परीक्षा समाप्त होने के बाद हमने पैसेज को थोड़ा सा कम किया था अपनी कुछ एक्सरसाइजेस से या अपने कुछ अभ्यास सत्र से। ये इनको हमने नहीं स्थान दिया था उसमें। तो हमारे कई छात्रों का अनुरोध था, निवेदन उन्होंने हमसे किया मैसेज के माध्यम से, सुझाव दिए कि सर पैसेज कम से कम आप नियम से एक पैसेज देते रहें। तो उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए, उनको सम्मान देते हुए हम पैसेज के साथ ही अपनी आज की इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं साथियों, पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं और फिर उसके दिए गए प्रश्नों को खोजने का प्रयास करते हैं। हमारा पैसेज कह रहा है कि जल का जीवन से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। हमारे शरीर में 3 भाग पानी का है, उसी प्रकार धरती पर 3 भाग जल का है। जल के कारण हरियाली और हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, परंतु आजकल लोग इंडस्ट्री तथा रिहायशी भवनों के नाम पर एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश कर रहे हैं तथा जल का धरती से गलत दोहन किया जा रहा है। कहते हैं जल ही जीवन है और बिन पानी सब सून, यानी जल के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। जल के बिना सारी पृथ्वी पर सुधार लेते हैं पर पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा तथा पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। इस कारणवश पृथ्वी मानव विहीन हो जाएगी, पृथ्वी मानव विहीन हो जाएगी। ये हमारा पैसेज था साथियों। कुल मिलाकर के पूरे पैसेज में हमारे जीवन में जल की महत्ता को प्रकाशित करने का प्रयास किया गया है या उसको प्रकाशित किया गया है। और अगर हम बात करें तो हम लोग कहते भी हैं कि जल ही जीवन है, ठीक है। आज जल के संचयन के लिए, जल के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न जाने कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकारों के द्वारा, और हर व्यक्ति को जागरूक किया जा रहा है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वो जल का संचयन करे, जितनी आवश्यकता हो उस आवश्यकता के अनुरूप जल का प्रयोग करे, अनावश्यक जल का दोहन ना करे, जिससे कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हो उसके लिए भी जल के भंडार सुरक्षित हो सके और वो भी अपने जीवन को सुविधापूर्वक आसानी से जी सके। क्योंकि रहीमदास जी के दोहा, जो कि जिसकी पंक्ति यहाँ पे लिखा है, बिन पानी सब सून, सब जानते हैं, बहुत हमारे ज्ञानी मुनि पहले ही कहे गए हमको इस बारे में दिशा निर्देश दे गए हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। बिना पानी के जीवन में कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। पानी के बिना जीवन जी पाना संभव नहीं है, ये ध्यान रखिए। साइंस भी, विज्ञान भी इस चीज को कहता है कि जहां पर पहली बार सबसे पहले जीवन का प्रादुर्भाव हुआ या जहां पर अस्तित्व में आया जीवन, वो जीवन जल में था। पृथ्वी पर अस्तित्व में आने वाला पहला जीव जलीय जीव था, जलीय जीव था, जलचर के रूप में विकसित हुआ था। तो जीवन के विकास के लिए आवश्यक है जल, जीवन के विकास के लिए जल आवश्यक है। उसी के संदर्भ में पैसेज है। तो आइए प्रश्नों के उत्तर को खोजने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। पहला दिया है, दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक आपने बताना है।
विकल्प देखते हैं, जल की महत्व, जल का महत्व, जल का महत्व और जाल का महत्व। सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सा है, जल के महत्व को प्रकाशित किया गया है, आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखो, धरती पर कितना भाग पानी है? ऑप्शन ए 2 भाग, ऑप्शन बी 4 भाग, ऑप्शन सी 3 भाग, ऑप्शन डी 5 भाग। तो यहां देखो पहली लाइन में है, ठीक है, धरती पर 3 भाग पानी का है, 3 भाग यानी 3/4 भाग जो है वो पानी का है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है हरियाली किसके कारण होती है? तो यहां पे देखे जरा, जल के कारण हरियाली है नहीं, हरियाली किसके कारण होती है? तो ऑप्शन ए जल के कारण, बी पौधों के कारण, सी तालाबों के कारण और डी नालियों के कारण। तो देखिए, जल के कारण हरियाली है और हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो हरियाली का कारण क्या है बेटा? हरियाली का कारण है जल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है हरियाली के विनाश का क्या कारण है? हरियाली के विनाश का क्या कारण है? ऑप्शन ए इंडस्ट्रीज, रिहायशी भवनों के नाम पर जल का धरती से गलत दोहन एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश हो रहा है। ऑप्शन बी इंडस्ट्रीज, रिहायशी भवनों के नाम पर जल का धरती से गलत दोहन एवं गलत निर्णयों के कारण जल का विनाश हो रहा है। ठीक है, ये तो लगभग सेम ही लग रहा है। देखते हैं, इंडस्ट्री, रिहायशी भवनों के नाम पर जल का धरती से गलत दोहन एवं गलत निर्णयों के कारण, अच्छा जल का विनाश हो, नहीं जल का विनाश नहीं हो रहा, हरियाली का। यहां पे देखो ये चीज अलग हो गई है। ठीक है, विकल्प सी इंडस्ट्रीज, रिहायशी भवनों के नाम पर पेड़ पौधों का धरती से पेड़ पौधों की यहाँ चर्चा ही नहीं की गई है, तो ये विकल्प पहले हटा दीजिए। और सड़कों भवनों के नाम पर, नो 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 नो, सड़कों भवनों के नाम पर नहीं, यहाँ पर बात हो रहा है इंडस्ट्री और रिहायशी, तो ये भी हट गया। अब यहाँ पर 2 विकल्प आपके सामने देखे मिलते जुलते दे दिए गए और यहाँ पर पूछा गया है हरियाली के विनाश का कारण। देखो तो बेटा यहाँ पर क्या, हरियाली का विनाश विकल्प ए में दिया है और ऑप्शन बी क्या दे रहा है? जल का विनाश थोड़ी हो रहा है बेटा, जल का विनाश थोड़ी हो रहा है। यहां पर तो हम क्या कर रहे हैं कि इंडस्ट्री, और जब क्या कर रहे हैं इंडस्ट्री, और हम किसको, भवनों के निर्माण, रिहायशी भवनों का निर्माण कर रहे हैं, तो उसके निर्माण के लिए हरियाली को हटा कर रहे हैं, हरियाली को हटा रहे हैं। हरियाली किसका कारण है? हरियाली जल के कारण आती है। ठीक है, जल के कारण। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? हरियाली का विनाश हो रहा है, हरियाली का विनाश हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन बेटा देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन हमें कहां से प्राप्त होती है? ऑक्सीजन हमें कहां से प्राप्त होती है? देखो यहां से आएगा, जल के कारण हरियाली है और हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो जरा देखो कहीं है क्या? तो पहला ही विकल्प देखो, हमें हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, बिना कहे हम इसी को आंसर लगा देंगे। ठीक है, हमें हरियाली से। अब हरियाली कहां से प्राप्त होती है? देखो हमें जल से, ये देखो हमें जल से, यहाँ ऑक्सीजन नहीं, जल से हरियाली प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये पैसेज हमारा आज का थोड़ा सरल भी था। ठीक है, ऐसा कोई कठिन पैसेज नहीं था, तो इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? आगे कह रहा है विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है, सही संधि विच्छेद को चुनना है। ऑप्शन ए विद्याधनर्थी, 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 विद्याधनार्थी। तो यहां पर देख लो बेटा, ये वर्तनी गलत है, ये वर्तनी गलत है और ये वर्तनी गलत है, तो यानी आंसर इसका हो गया ऑप्शन सी। कई बार हम इस प्रश्न को करा भी चुके हैं। अगला प्रश्न, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अधिनियम, ऑप्शन बी अध्यादेश, ऑप्शन सी अधियाचना और ऑप्शन डी अधिसूचना। ठीक है, तो राज्य के द्वारा निकाला गया जो आधिकारिक आदेश होगा उसको हम लोग बोलेंगे अध्यादेश। ऑप्शन बी अध्यादेश के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द क्या होता है? हम यहाँ इस बात को मान करके चल रहे हैं कि बेटा आप लोग अब कम से कम बेसिक चीजें जो है कि रूढ़ का संबंध किससे है, तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इस प्रकार के 3 पदों को हम लोग विभाजित करते हैं और रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ में क्या भिन्नताएं होती हैं, क्या अंतर होता है, ये आपको मालूम होगा। इस चीज को हम मान करके अब अपने उत्तरों की ओर बढ़ेंगे। तो कह रहा है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन
ऑप्शन है दूध वाला, बी घुड़सवार, सी नाक और डी लंबोदर। तो बेटा आंसर हो जाएगा रूढ़ का पद हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी यहाँ पर ये ध्यान रखना बेटा, दूध वाला और घुड़सवार ये पद कैसे हो जाएंगे, तो साथियों बेटा ये पद हो जाएंगे यौगिक। कैसे हो जाएंगे, ये दोनों पद हो जाएंगे यौगिक, और जो बचा लंबोदर तो बेटा ये पद हो जाएगा योग रूढ़। साथियों अगर आप लोगों को इस पे कोई समस्या हो रही हो कि यौगिक, योग रूढ़ और ये मतलब आपके रूढ़ पद क्या होते हैं, तो आप पीछे प्ले लिस्ट में जाकर के हमारे शब्द रचना का चैप्टर है उसमें जाकर के इन चीजों को पढ़ सकते हैं। हम प्ले लिस्ट को अरेंज करवा देंगे टॉपिक वाइज और एक्सरसाइज वाइज बोल करके, ताकि आप लोगों को अगर थ्योरी का पोर्शन पढ़ना हो तो आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों अगर आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप पीछे से जाकर के इसका अध्ययन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है बेटा, और आप लोगों ने देखा भी होगा। जो थोड़ा सा अभिनव की बात ना करें, अगर हम अपनी उम्र में जाए साथियों, हमारे उम्र में जब हम लोग क्या कहते हैं पढ़ाई किया करते थे हाई स्कूल इंटर में, तब पिक्चर आई थी बहुत जबरदस्त। बल्कि हाई स्कूल इंटर की भी बात नहीं करेंगे, मैं संभवतः 6, 7, 8 में रहा हूँगा, 2002-2000 के आसपास ये पिक्चर आई थी। और उसमें देवदास का हमारे संदर्भ में 3 बार पिक्चरें बन चुकी ना, तो ये तीसरी बार जो आखिरी किस्त थी इसकी, आखिरी बार जो बनी थी साथियों, बहुत भव्यता के साथ पिक्चर बनाई गई थी। संजय लीला भंसाली ने उसका निर्माण किया था और देवदास की भूमिका को शाहरुख खान ने उसमें निभाया था। और साथियों इतने बेहतरीन तरीके से उस चरित्र को जिया था उस व्यक्ति ने कि मतलब देख करके मुझे तो वास्तव में उस पिक्चर को देख करके लगा था कि यार एक्टिंग जो होती है वो वास्तव में अदाकारी इस पिक्चर में अगर कोई कर पाया है तो वो शाहरुख खान कर पाया है। बहुत बेहतरीन तरीके से उसने देवदास की भूमिका को चित्रित किया था। तो वही ये प्रश्न है यहाँ पर कि देवदास उपन्यास को 3 बार फिल्म बन चुकी है। इस उपन्यास तो पहली बार ये जो उपन्यास लिखा गया है इतना चर्चित रहा कि 3 बार इस पे फिल्म बनी। साथियों मतलब एक बार इसकी जो फिल्म बनी थी मुझे संभवतः याद है, उसमें स्वर्गीय दिलीप कुमार जी, यूसुफ खान साहब ने किया था। बहुत बड़े क्या कहते हैं सुपरस्टार रहे हैं अपने जमाने के दिलीप कुमार, तो उन्होंने देवदास की भूमिका निभाई थी। और एक बार शायद उसके भी पहले बनी थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन जहां तक शायद आप सर्च कर पाएंगे, मुझे जहां तक अनुमान है कि शायद एक एक्टर हुए अभिनेता जिनका नाम गुरुदत्त था, शायद गुरुदत्त जी ने उसमें देवदास की भूमिका निभाई थी। 2 के बारे में मैं कंफर्म हूं कि एक दिलीप साहब ने किया था और दूसरा। साथियों ये प्रश्न आपके लिए देखिए जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे ये पूछ सकता है कि देवदास की जो 3 फिल्में बनी हैं उसमें देवदास की भूमिका किसने निभाई है। तो 2 के बारे में मैं कंफर्म हूं, एक दिलीप साहब ने निभाई थी और एक शाहरुख खान जी ने निभाई है, और एक शायद मैं इसको कंफर्म कर दूंगा, या आप लोगों के पास नेट की सुविधा है आप उसमें देख सकते हैं, शायद गुरुदत्त साहब होंगे। ठीक है, तो आप यहां पर कह रहा है कि उपन्यासकार का नाम बताना है, तो ए प्रेमचंद, बी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, सी धर्मवीर भारती और डी रामचंद्र शुक्ला। तो बेटा हिंदी के रिगार्डिंग इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। बहुत जबरदस्त उपन्यास है देवदास। ठीक है, अब यहां पर जरा ध्यान रख लीजिए, देवदास जो उपन्यास है इसके मुख्य किरदार कौन है ये जरूर लिख लीजिए। देवदास के मुख्य किरदार कौन है, गजब के किरदार है देवदास के मुख्य किरदार जो है उसमें अगर आप बात करेंगे तो इसका प्रमुख किरदार का नाम तो देवदास ही है। ठीक है, देवदास ही है। फिर देवदास जो है उसकी एक प्रेमिका होती है, ठीक है, जिसके कारण मतलब ये भूमिका में मतलब पूरी भूमिका आगे बढ़ती है। तो इसकी जो मुख्य नायिकाओं के रूप में है तो एक नायिका इसकी है पार्वती, पार्वती जिसका नाम यहां पर इसमें पिक्चर में पारो के रूप में दिखाया गया है, पार्वती। ठीक है, और एक गणिका है इसमें, ठीक है, वैश्या के रूप का किरदार है जिसका नाम होता है चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। ठीक है, और साथियों जो अभी हाल ही की देवदास थी उसमें इस चंद्रमुखी का किरदार माधुरी दीक्षित ने निभाया था, बहुत बेहतरीन तरीके से। बहुत बढ़िया भव्य पिक्चराइजेशन था, बहुत बेहतरीन संगीत था, बहुत बेहतरीन गाने थे, मतलब देखने लायक पिक्चर थी मतलब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है हाड़ौती बोली वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। ए बिहारी, बी पहाड़ी, सी कन्नड़ और डी राजस्थान। तो ये देखिए बेटा हाड़ौती जो है वो हाड़ौत शब्द, ठीक है, हाड़ौत क्षेत्र,
हालौत क्षेत्र, ठीक है, के अंतर्गत आती है। और हालौत क्षेत्र और ये जो जिला है कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। तो ये बोली राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आ जाएगी। हिंदी की जब हम बात करते हैं ना बेटा, हिंदी की हम बात करते हैं तो हिंदी की 5 उपभाषाएं जब हम लोग देखते हैं, 5 उपभाषाएं देखते हैं, तो उस उपभाषाओं में कौन कौन सी होती है? तो एक बेटा पश्चिमी हिंदी होती है, एक पूर्वी हिंदी होती है, एक बिहारी होती है, एक पहाड़ी होती है, और एक राजस्थानी हिंदी होती है। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत हाड़ौती का क्या होता है? उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं। चिन्हों को क्या कहा जाता है? ए स्वर, बी लिपि, सी ध्वनि, डी व्यंजन। तो बेटा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लिपि। ध्वनियों के लिए जो प्रयुक्त संकेत अथवा चिन्ह माने गए हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? लिपि के नाम से जानते हैं। जैसे हम बोले हमारी भाषा क्या है? हिंदी है, और इस हिंदी का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। किससे हुआ है? और अगर हम आपसे बेटा चर्चा करते हो बोले कि हिंदी और ये जो संस्कृत है, हिंदी और ये जो संस्कृत है, इसकी लिपि क्या है? तो बेटा इसकी लिपि क्या हो जाती है? देवनागरी हो जाती है। क्या हो जाती है? देवनागरी हो जाती है। पक्की बात बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन है ईसरा, बी रा, सी सरा और डी आ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बेटा सी सरा। कैसे? तो यहां पे बेटा देखो तीसरा शब्द देखो, तो तीसरा शब्द थर्ड को निरूपित करता है, ठीक है, क्रम को दिखाता है, ठीक है, क्रम, क्रमवाचक विशेषण है, क्रम को निरूपित करता है। अब अगर हम यहां पर देखें तो ये पद जो है वो तीसरा जो 3 के संदर्भ में, अगर इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 3 है। अब यहां पर ना को हटा करके इसमें सरा प्रत्यय लगा दिया गया और ये शब्द क्या बन गया? तीसरा बन गया। तो बेटा प्रत्यय यहां क्या हो गया? सरा हो गया। प्रत्यय क्या हो गया? सरा हो गया। ऑप्शन सी थर्ड। 14, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है आपको। तद्भव शब्द मैं कई बार आपको बता चुका हूं। तद्भव क्या होता है? ऑप्शन ए प्रस्तर, बी जामुन, सी तैल, डी पौत्र। तो बेटा तद्भव शब्द इसका हो जाएगा ऑप्शन बी जामुन। और अगर जामुन की बात करें तो जामुन का तत्सम होगा जम्बू, ठीक है, जम्बू इसका तत्सम पद हो जाएगा। अगली बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है 15वां, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। शुद्ध वाक्य की आपने पहचान करनी है कि इन 4 में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। पढ़ते हैं, मैं तुमको कुछ कहता हूं, मैं ये देखो पढ़ने ही से कहेगा, मैं तुमको कुछ कहता हूं, नहीं मैं तुम्हें कुछ कहता हूं, तो ये वाक्य गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी, मैं और मेरी माँ घूमने, देखो ये वर्तनी संबंधी शुद्धि हो गई, ये 2 पद ही गलत हो गए। यहां मैं नहीं होना चाहिए, मैं होना चाहिए, और घूमने नहीं बल्कि इसका शुद्ध वर्तनी होती है घूमने, तो ये भी गलत हो गया बेटा, ये भी गलत हो गया। पूर्ण विराम तो यहाँ नहीं है, पूर्ण विराम भी लगा लो, देखो कितनी अशुद्धि दिख गई, ठीक है। ऑप्शन सी, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। यहाँ कुछ दिख नहीं रहा ऐसा गड़बड़ जैसा, चलो एक और विकल्प देख लेते हैं ताकि हम अपने उत्तर की पुष्टि कर लें। अच्छा, डी कह रहा है तुम्हारे को जाना है। देखो बेटा ये वर्तनी संबंधी, ये बोलने में क्या, बोलने में संबंधी क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, तुम्हारे को नहीं बल्कि तुमको जाना है। तुम्हारे को क्या होता है भाई? तुमको जाना है, तुमको जाना है, ये इसका शुद्ध हो गया। तो यानी ये वाक्य भी क्या हो गया? गलत हो गया। सी आंसर आपका सही हो गया, ऑप्शन थर्ड, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। अगला, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1893, बी 1900, सी 1903 और डी 1905। तो बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1893। 1893 में इसकी स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास ने की। बाबू श्याम सुंदर दास ने की, नाम लिख लीजिएगा बेटा, बाबू श्याम सुंदर दास ने की काशी नागरी प्रचारणी की सभा, ठीक है, हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के प्रकाश के लिए, हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, संकेतवाचक अव्यय नहीं है। संकेतवाचक अव्यय इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए यद्यपि, बी तथापि, सी तब और डी ताकि। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ताकि। ताकि जो है वो संकेतवाचक अव्यय के रूप में प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से पुल्लिंग शब्द है, किसका प्रयोग पुल्लिंग के रूप में होता है? ए गरीबी, गर्मी, बीमारी, ठीक है, बी लाश, तलाश, कोशिश, सी प्रार्थना, दया,
कृपा और डी पानी, घी और दही। तो बेटा यहाँ पर आपसे लिंग पूछ रहा है, पुल्लिंग पूछ रहा है, और मैंने लिंग की पहचान बहुत अच्छी तरीके से बताई थी। हमने बताया था कि शब्द का क्या करो, शब्द का प्रयोग करो, शब्द के साथ क्या करो, शब्द के साथ कोई सर्वनाम लिख लो, कोई विशेषण लिख लो या कोई क्रिया का प्रयोग कर लो, इनके साथ दिए गए शब्द का प्रयोग कर लो, और बेटा इनका जो लिंग होगा या जो वचन होगा वही दिए गए शब्द का लिंग और वचन हो जाएगा। अब जरा देख लो बेटा, गरीबी शब्द है, ठीक है, तो अब यहां पर किसी भी एक शब्द को ले लो, तो यहां पर देखो अगर गरीबी का बात करोगे तो हम क्या करेंगे, मेरी गरीबी कि बोलोगे मेरा गरीबी, क्या बोलते तुम खुद देखो, मेरी गरीबी कि मेरा गरीबी, तुम कहोगे सर जी मेरी गरीबी होता है। अब जैसे हमने यहाँ पर मेरी लिखा तो तुम यहाँ पर देख लो, मेरी शब्द में ये री किसका लग गया, री स्त्रीलिंग का हो गया, यानी ये पद स्त्रीलिंग का हो गया, तो इसके साथ जो पद प्रयोग हो रहा है वो क्या होगा, स्त्रीलिंग का, यानी गरीबी, गर्मी और बीमारी स्त्रीलिंग के पद हो जाएंगे। इसी प्रकार लाश, तो अब हम अपना तो नहीं बोलेंगे मेरी लाश, अरे हम कहते तुम्हारी लाश या किसी की लाश। चलो इस प्रकार से अगर ले लिया तो यहाँ पर ये देखो लाश, तलाश और कोशिश, ये भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग का पद हो गया। प्रार्थना, हम क्या कहते हैं ईश्वर से, मेरी प्रार्थना सुनो कि मेरा प्रार्थना सुनो, बोलो क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं मेरी प्रार्थना सुन लो, मेरी प्रार्थना, मेरे कष्ट हरो प्रभु, तो यहाँ पर प्रार्थना दया, ठीक है, मेरी दया पर कहते हो, कई लोग कहते नहीं कि मेरी दया पर जीवित हो तुम, अरे नहीं भैया किसी की दया पर नहीं होता, ईश्वर है करने वाला, ठीक है, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा, तो देखो की के कारण ये कृपा पद भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग, तो यानी ये तीनों पद क्या हो गए, स्त्रीलिंग के पद हो गए, इसको हटा दीजिए, आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी पानी। अब देख लो पानी, क्या मेरा पानी मेरी पानी थोड़ी बोलते हो, पानी अगर हम कहें क्या पानी बहता है कि बहती है, पानी बहता है, पानी गिरता है कि गिरती है, पानी गिरता है, क्रिया देखो गिरता, गिरता क्या हो गया, बहता, बहता क्या हो गया, पुल्लिंग का पद हो गया, तो यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां, निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम का पद आपने पहचानना है, ए घर, बी आप, सी पहाड़, डी नदी, सिंपल सा पद है बेटा, बी आप हो जाएगा सर्वनाम का पद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का एक पर्याय नहीं है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए श्यामा, बी रविसुता, सी कालिंदी और डी जानवी। पक्की बात है मेरे बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जानवी। जानवी जो होता है याद रखिएगा बेटा, गंगा का पर्यायवाची होता है, जानवी गंगा को बोलते हैं, बाकी तीनों के तीनों यमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 21वां, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष का है, अघोष की ध्वनि कौन सी है, ऑप्शन ए चा, बी जा, सी झा, डी डा, तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका ऑप्शन ए चा। मैंने आपको पूर्ण रूप से बता रखा है, अघोष, अघोष या इस प्रकार की किसी भी चर्चा को अगर आपको जानना हो, वर्णमाला से संबंधित कोई प्रश्न आपके फंस रहे हो या आपको दिक्कत आ रही है, तो प्ले लिस्ट में 3 से 4 चैप्टर में वर्णमाला का विस्तृत अध्ययन मैंने कराया है, आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है, अनौपचारिक। अब देखो बेटा इन प्रश्नों को मैं जानबूझ करके ला रहा हूं, पुलिस की भर्ती परीक्षा है और पुलिस की जहां तक आ भी चुका है कई बार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि विलंब किस चीज का है, आखिर मंशा क्या है, मंशा क्या है। देखिए आपके बगल का राज्य है, 2 महीने में नोटिफिकेशन उतार करके भर्ती की ज्वाइनिंग करा दी है बच्चों की, ठीक है, और यहाँ पर बेचारे बच्चे बैठे हुए हैं, बाह जोट रहे, देख रहे हैं कि पता नहीं कब आएगी भर्ती और कब हम करेंगे तैयारी। लेकिन ईश्वर भी हमेशा मेहनत करने वालों को खाली नहीं छोड़ता है, आप नहीं उतारेंगे तो क्या, देखिए कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते खोल दिए उसने, कहीं ना कहीं भर्ती आ रही है, ठीक है, तो आपके पास अवसर उपलब्ध हैं, बस लाभ उठाना है आपको, नहीं इधर तो बैठे मत रहिए, जहां से मिल रहा है, जिस रूप में मिल रहा है, क्या अवसर है उस अवसर को स्वीकार कीजिए, अवसर आपके लिए ही है, अवसर को स्वीकारिए। और एक बात और ध्यान भी रखिए कि आपके हितों का ध्यान कौन रख रहा है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है बेटा। पढ़ लिख गए हैं तो पढ़ लिख करके अपने विवेक का प्रयोग कीजिए, जो आपके हितों को ध्यान में रख रहा है आप उसके हितों को ध्यान में रखिए। खत्म बात। इस निवेदन के साथ हम इस प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है, अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है, ऑप्शन ए
प्रधानाचार्य को 2 दिनों का अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ऑप्शन बी, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। ऑप्शन सी, गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र। ऑप्शन डी, मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र। अब जरा थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर बेटा, थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि पत्र यहाँ पे अनौपचारिक है। तो पहले तो ये जान लो बेटा कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक, एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक। अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं फॉर्मल लेटर, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर, और दूसरा होता है बेटा इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, अब ये फॉर्मल लेटर क्या होता है, फॉर्मल लेटर का मतलब बहुत आसानी से मैं समझाने का प्रयास करना चाह रहा हूं आपको। फॉर्मल शब्द फॉर्मेलिटी से बना है। ठीक है, और फॉर्मेलिटी आप किसके सामने करते हैं, जो आपसे अनभिज्ञ हो, जिसके बारे में आपको जानना ना हो, शिष्टाचार प्रदर्शित किया जाता है। वैसे तो शिष्टाचार सभी के सामने हमें रखना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं जब हम किसी से बहुत आत्मीय भाव से जुड़ जाते हैं, हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध हो जाते हैं, ऐसे हमारे मित्र हैं, हमारे परिवारीजन हैं, हमारे घर वाले हैं, हमारे भाई बंधु हैं, सखा है, ठीक है, तो उनके सामने हम लोग थोड़ा सा मित्रवत होकर के बातचीत कर लेते हैं, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ती। तो फॉर्मल शब्द बेटा फॉर्मेलिटी से बना, जहां पर शिष्टाचार का प्रयोग होता है। ठीक है, और वो कहां पे होगा, जो जब आप किसी अनभिज्ञ से मिलेंगे। हम लोग कहते नहीं है कि जब किसी अनभिज्ञ से मिले तो भैया आपका आचरण जो है वही उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो अगर आपका आचरण क्या है, फॉर्मेलिटी है, आप उसका सम्मान कर रहे हैं, शिष्टाचार कर रहे हैं, आपकी भाषा में शालीनता है, ठीक है, आपका जो आचार विचार है वो संयमित है, आपकी जो वेशभूषा है वो वेशभूषा क्या है, वो एक अच्छे, ठीक है, वेशभूषा है, आप सामने वाले को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो जहां पर फॉर्मेलिटीज होती है वहां पर जो लेटर दिए जाते हैं उनको फॉर्मल या औपचारिक बोलते हैं। और जब हम किसी से बहुत घुल मिल जाते हैं, आप देखिए ना, हम क्लास में बैठते हैं तो टीचरों से हमारे अध्यापकों से हमारी जो बातचीत होती है वो बातचीत और हमारे मित्रों से हमारी जो बातचीत होती है उस बातचीत में कितना अंतर होता है। मित्रों से अबे यार क्या, अरे भाई ठीक है भाई, आप टीचर से बोल पाएगा और सर जी ठीक है मजे में चल रहा है, नहीं, कभी नहीं बोल पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, टीचर के सामने तो हाँ सर, जी सर, बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन बिल्कुल मानेंगे, इस तरीके से फॉर्मेलिटीज को करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जहां फॉर्मेलिटीज होती है उसे औपचारिक कहते हैं, और जहां क्या फॉर्मेलिटीज नहीं होती, हम अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रख पाते हैं, वो अनौपचारिक या इनफॉर्मल लेटर के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अनौपचारिक पूछा गया तो जाहिर सी बात है, देख लो, प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है, इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, यानी ये औपचारिक का हो गया। गांव में पुस्तकालय खुलवाना है तो जिला परिषद का अध्यक्ष, वो भी क्या है भैया, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है। ठीक है, तो वहां पर भी फॉर्मल लेटर आपको देना पड़ेगा। और मोहल्ले की समस्या, जिलाधिकारी, भैया तो डीएम साहब है, जिले के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहाँ तो पहुंचना भी संभव नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी समस्या होगी तब इनके साथ मुलाकात हो पाती है। तो अब ऐसी समस्या के लिए हम इनफॉर्मली तो नहीं जा सकते, हमें फॉर्मल होकर के ही जाना पड़ेगा। तो वहां पर भी जो पत्र का प्रयोग होगा वो फॉर्मल होगा। हाँ, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को जब हम लिखेंगे ना, तो वहां पे हम कुछ अपने विचारों को प्रस्फुटित कर सकते हैं, रख सकते हैं, थोड़ी सी स्वतंत्रता ले सकते हैं। अगर स्वतंत्रता लेंगे तो पत्र अनौपचारिक का उदाहरण बन जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23वां, मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे। बिजली के बल्बों के ऑर्डर का निरस्तीकरण, ये बेटा क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका है, सीधे इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। और बेटा जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये जीडी के प्रश्न में भी क्वेश्चन पत्रों से संबंधित आए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए संभरक, बी उपलब्धता, सी बल्ब विभाग और डी अध्यक्ष महोदय। तो इसका आंसर होगा बेटा ए संभरक। संभरक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा अंग्रेजी टर्म इसका मैं डिफाइन कर देता हूं। संभरक को हम लोग बोलते हैं सप्लाई, ठीक है, सप्लाई इंस्पेक्टर या कहीं कहीं ऑफिसर के नाम पर मिल जाता है, इंस्पेक्टर या ऑफिसर। ठीक है, इंस्पेक्टर या ऑफिसर। ठीक, तो सप्लाई इंस्पेक्टर या ऑफिसर संभरक के रूप में कार्य करता है। तो इसको हम लोग यहां पर पत्र क्या करेंगे, प्रेषित करेंगे।
इसके लिए पत्र निर्देशित होगा। ऑप्शन, निम्नलिखित में से हिंदी का पारिभाषिक शब्द नहीं है। हिंदी का पारिभाषिक शब्द यहां पर दिया है, एक अंग्रेजी की सारणी है और दिया गया इसके सम्मुख जो हिंदी का पद है कौन सा वो सही नहीं है। तो देखो पोलिंग का मतदान बिल्कुल बेटा सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। दूसरा, पोलिंग, अब अगर पोलिंग का मतलब मतदान है तो पोलिंग का मतलब मतदान बूथ कैसे हो सकता है? एक ही के दो मीनिंग कैसे हो जाएंगे बच्चा, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा यही आंसर आपका जो होगा वो नहीं होगा। आगे देख लो, पोलिंग ऑफिसर मतदान अधिकारी, ये भी ठीक है, और पोलिंग स्टेशन मतदान केंद्र, ये भी ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलिंग बूथ। तो पोलिंग बूथ का बेटा अंग्रेजी मीनिंग भी क्या होता है? इसका अंग्रेजी मीनिंग भी होता है पोलिंग, इसको अंग्रेजी में भी बोलते हैं बूथ, ठीक है। पोलिंग बूथ हिंदी का भी, मतदान बूथ को हम लोग पोलिंग बूथ के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से सही पारिभाषिक शब्द युग्म है। कौन सा सही पारिभाषिक शब्द युग्म है? ऑप्शन ए इंस्पेक्शन समाधान, बी इंस्पिरेशन प्रवृत्ति, सी इंस्टॉलेशन संस्थापन और डी इंस्टीट्यूशन समिति। तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर इसका सही आंसर पहले मैं आपको जो बता दूं वो होगा इंस्टॉलेशन। हम लोग खूब इंस्टॉल मोबाइल में ऐप को करते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बेटा इंस्टॉलेशन का जो मीनिंग है उसकी हिंदी में क्या कहते हैं, तो बेटा ध्यान रखना उसको संस्थापन कहते हैं। बाकी के तीनों पद गलत है, क्योंकि इंस्पेक्शन इसका मतलब समाधान नहीं होता बेटा। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण, किसी चीज का निरीक्षण करना वो इंस्पेक्शन कहलाता है, और निरीक्षण करने वाला इंस्पेक्टर कहलाता है। इंस्पिरेशन का मतलब बेटा प्रेरणा होता है। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? इंस्पिरेशन का मतलब बेटा प्रेरणा होता है। और इंस्टीट्यूशन को समिति नहीं बल्कि संस्थान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? संस्थान के नाम से जानते हैं, ठीक है मेरे बच्चा। तो यहां पर बेटा इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। और अगला और अंतिम क्वेश्चन आज का हमारा, एक्स पार्टी जजमेंट का हिंदी पारिभाषिक है, हिंदी स्वरूप क्या होगा? एक्स पार्टी जजमेंट, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन है एक पक्षी निर्णय, दूसरा बहुपक्षी निर्णय, तीसरा अन्य पक्षी निर्णय और चौथा उभय पक्षी निर्णय। तो एक्स पार्टी जजमेंट का मतलब होता है बेटा एक पक्षी निर्णय, एक पक्षी निर्णय इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से बेटा आज की जो हमारी चर्चा है वो यहां पर समाप्त होती है, ठीक है। जैसा कि हमारा सिलेबस है, मैंने आपको कहा था कि हम हिंदी और अंग्रेजी के कुछ शब्द और पत्र के अब प्रश्नों की अधिकता करेंगे, क्योंकि अब पुलिस की जो भर्ती है और संभवतः बेटा एसएससी जीडी का भी सिलेबस जहां तक मुझे मेंशन है वहां पर इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। तो इन्हीं दोनों परीक्षाओं को केंद्र में रखते हुए हम अपने आगे के प्रश्नों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। आज बहुत दिनों बाद चूंकि चर्चा थी, एक प्रयास के तौर पर, ताकि आप लोग भी हमसे जुड़ सके। हालांकि यह कहना गलत होगा, आप लोग तो कहीं ना कहीं आप लोगों को क्लासें उपलब्ध हो ही रही हैं, नहीं हिंदी की उपलब्ध हो रही तो बाकी टीचरों के माध्यम से। अंकित सर आपके यहाँ पे क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, और सुमित सर आपकी क्लास है, तो क्लास तो आप लोगों की कंडक्ट हो ही रही है। तो आप लोगों की तो आदत में है ही, आप लोग लगातार इसको पढ़ ही रहे हैं। लेकिन ठीक है, जैसा कि यहाँ पे थोड़ा सा देखा गया कि व्यूज कम हुए, त्योहार का समय था, सब त्योहार में भी बिजी रहे, तो उस समय हम भी आपको ज़्यादा दखल नहीं देना चाहते थे कि त्योहार की अपनी अलग ही उत्साह होता है, अलग उमंग होती है। और जब आप त्योहारों को मना करके एक बार पुनः क्या कहते हैं पढ़ाई की ओर आते हैं, तो आपकी जो उत्साह उमंग और जो ऊर्जा होती है वो बेटा और अधिक हो जाती है। और हमारा ऐसा मानना है कि फिर आपकी तैयारी जो होती है वो पूर्व की अपेक्षा और अधिक ज़्यादा मन के साथ आप कर पाते हैं, और ऐसी तैयारी जो होती है वो सार्थकता प्रदान करती है, ठीक। तो आपके लिए नहीं, ये समझ लीजिए कि आज हम अपने प्रयास के तौर पे, क्योंकि मैं भी आज बहुत दिन बाद ऑनलाइन के माध्यम से आपके सामने जुड़ा हूं, तो थोड़ा सा चर्चा को यहाँ पर कम करते हुए हम यहाँ पर विराम देंगे। आगे की कक्षाओं में धीरे धीरे हम प्रश्नों की संख्याओं के साथ बढ़ाते हुए आपके सामने उपस्थित होंगे। आशा करता हूँ कि आज का ये जो सत्र है आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभकारी सिद्ध होगा। आप लोग पुनः एक बार नई उत्साह, ऊर्जा और उमंग के साथ इस तैयारी में जुड़ें। और ये जो जीडी बेटा 2-2.5 महीने का बस
समय है, 2-2.5 महीने में संभवतः इसकी पेपर की भी डेट आ गई। मैंने इसका स्पष्ट देखा नहीं, बस नोटिफिकेशन देखा था रिलीज डेट, शायद इसकी फरवरी में पेपर है शायद इसका। ठीक है, तो 2 से 2.5 महीने के अंदर बेटा आपके पास एक सुनहरा मौका है, हाथ से मत जाने दें। पूरे तरीके से दिन और रात को एक करते हुए परीक्षा में जुट जाएं और सफलता को प्राप्त करें। हमारी ओर से जितना संभव प्रयास होगा हम आपके सामने उसको लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ, ऐसे वादे के साथ हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मेरे सभी साथियों को एक बार पुनः जय हिंद।